गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आप लोग को पता है कोविड-19 जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम स्प्रेड हो चुकी है। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने घर में रहिए, जितना हो सके पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड कीजिए, सोशल गैदरिंग जो है वो बिल्कुल मत कीजिए, मेंटेन सोशल डिस्टेंस प्लीज़। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज़ हिस्ट्रीज चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, उसका हम लोग 3 पॉइंट टॉपिक जो थे वो हम लोग थर्ड टॉपिक जो था उसका कंटेंट वो हम लोग पढ़ने वाले था एज ऑफ रेवोल्यूशंस आई थिंक पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने जर्मन स्टेट्स की बात करी थी, ऑटोमन एम्पायर की बात करी थी। ठीक है, और 1830s के जो इनिशियल ईयर्स थे उसके बारे में बात करी थी, बॉर्बन डायनेस्टी, लुई 16 के बारे में बात करी थी। ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करी थी, मैंने आप लोगों को बताया था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? ग्रीस में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1921 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मतलब वॉर थी या रिवॉल्ट थी ये क्यों स्टार्ट हुई थी? जस्ट बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। और इस टाइम पर ये जो वॉर थी, मतलब ये जो रिवॉल्ट थी, इसमें कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे इस वॉर में? वो थे कुछ ग्रीक पीपल्स, ठीक है, वेस्ट यूरोपियंस थे, आर्टिस्ट थे, पोइट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कि 1921 के बाद क्या हुआ कि 1921 के बाद एक आइडिया जो था नेशनलिज्म का वो स्प्रेड होना शुरू हो गया। दैट मीन्स लोगों में एक ऐसी फीलिंग आ गई जो कि देशभक्ति की भावना लोगों में जगा रही थी। दैट मीन्स के लोगों को एकजुट कर रही थी। टुगेदरनेस जो थी, ब्रदरहुड जो था, यूनिटी, ये सारी चीज़ें जो थी वो मतलब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। इंडिपेंडेंस का जो आइडिया था वो अब डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों की सपोर्ट जो थी वो उनको मिलना शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद एक ट्रीटी जो थी वो साइन हुई जिसका नाम था कंस्टेंटिनोपल। ठीक है, और ये ट्रीटी जो थी वो कब साइन करी गई? 1832 में इस ट्रीटी को साइन किया गया, जब बोला गया कि ग्रीस जो है वो अब एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो बन चुका है। मतलब उसको डिक्लेयर कर दिया गया इस ट्रीटी में कि ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई इस ट्रीटी के बाद। कौन सी ट्रीटी के बाद? द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल, जो 1832 में हुई थी। उस ट्रीटी के बाद एक ऐसी फीलिंग थी जो मतलब एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसको क्या नाम दिया गया? रोमांटिसिज्म नाम दिया गया। और ये रोमांटिसिज्म जो था वो क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट थी। और ये कल्चरल मूवमेंट जो थी वो कहीं ना कहीं मतलब ये बताती थी कि हम लोगों को अब साइंस पर या फिर रीज़न बेस्ड मतलब थिंकिंग लोगों में डेवलप नहीं करनी है। वी हैव टू मूव टूवर्ड्स आर्ट्स, म्यूज़िक एंड लव। हम लोगों को हर एक चीज़ को म्यूज़िकली या फिर आर्ट के थ्रू लोगों में फीलिंग लानी है। किसकी फीलिंग लानी है? द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, जैसे हम लोग अगर एग्जांपल लें रशिया की, तो रशिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी और पॉलिश एक ऐसी लैंग्वेज थी जो रशिया में बहुत सारे लोग बोलते थे और साथ में बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करी गई थी, आइडेंटिफाई करी गई थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत से लोग उसको मानते थे या फिर बोलते थे। तो उसको एज अ सिंबल यूज़ किया गया फॉर द बिल्डिंग ऑफ नेशन। मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने के लिए पॉलिश एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको यूज़ किया गया टू यूनाइट द नेशन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारी क्या बोले थे यहाँ पे, बहुत सारे मतलब एफर्ट्स किए गए जिससे हम लोग एक कलेक्टिव हेरिटेज को सेलिब्रेट कर सकें। कलेक्टिव कल्चर जो था, हमारा पास्ट जो था वो सेम था। हर एक चीज़ जो थी वो अपने नेशन के नेम पर उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि बहुत सारे ऐसे रोमांटिक्स थे जिनका नाम, जैसे यहाँ पे बताया गया, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हार्डर, जिनका बर्थ हुआ था 1744 में और 1803 में उनकी डेथ हुई। उन्होंने उनको ट्रू जर्मन कल्चर को उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने कहा था कि अगर हम लोगों को जर्मन कल्चर को मतलब
बाहर निकालना है, हिडन टैलेंट को बाहर निकालना, सो हम लोग को क्या करना चाहिए, कॉमन पीपल में दास वाल मतलब लोकल लोग जो हैं उनमें से हम लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी सिचुएशंस को सबसे पहले स्टडी करना होगा। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम लोगों को लोकल सॉन्ग्स जो हैं मतलब फोल्क सॉन्ग्स जो हैं, फोल्क पोइट्रीज जो हैं, फोल्क डांसेस जो हैं, वही ट्रू स्पिरिट है, उसी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशन में इज़म की फीलिंग जो है वो ला सकते हैं। मतलब वर्क्स जिसे बोला जाता है उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है, तभी वो पॉपुलर हो सकता है और तभी लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है स्प्रेड होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया, रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग्स करना शुरू किया, जो भी फॉल्क कल्चर था उसको एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना दिया। नेशन बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी स्टार्ट हो गई, फोल्क कल्चर की। फोल्क पोइट्रीज हों या फोक सॉन्ग्स हों या फोक डांसेस हों, उन सभी को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी जाने लगी इस टाइम पर, ठीक है। फिर उसके बाद वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस थी, उन लैंग्वेजेस में ज़्यादातर किस चीज़ को दिखाया जाता था, नेशनल स्पिरिट, जो कि कौन से वाला नेशनल स्पिरिट, एंशियन नेशनल स्पिरिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम पर नेशनलिस्ट जितने भी लोग थे वो सारे एक ही चीज़ पर फोकस करते थे, वो चाहते थे कि हमारी जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको लैग्ड बिहाइंड छोड़ दो, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेडिशंस को अपने साथ लेके चलेंगे, वी कांट डिवेलप और पर्सनालिटी, वी कांट डिवेलप और नेशन वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, जिसके बारे में आप लोगों को आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि 1830s का जो ईयर था उसको ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, 1830 में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। इसका मतलब क्या हुआ, हार्डशिप इन द सेंस कि बहुत ही मंदी के दिन चल रहे थे किसके, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितने भी नेशंस थे उनके बहुत ख़राब दिन चल रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताएगी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था, उसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कहाँ पर बढ़ती जा रही है, ऑल ओवर द यूरोप, मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन जो थी वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही थी, जिसकी वजह से देखा गया बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी अब वहाँ पर क्या शुरू हो गए, बहुत सारे जॉब सीकर्स जो थे वो मिलना शुरू हो गए। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम थी, मतलब रोज़गार कम था और लोग जो थे वो ज़्यादा हो चुके थे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, पॉपुलेशन कहाँ से मूव हो रही थी, पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ को छोड़कर सिटीज़ की तरफ मूव हो रही थी, मतलब माइग्रेट हो रही थी। उसकी वजह से भी ओवर क्राउडेडनेस जो थी वो बढ़ रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, मतलब जिन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ रन करनी होती थी, अब वो लोग भी टाउन्स में आ चुके थे, जिसकी वजह वो लोग टाउन्स में क्यों आए थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टाइम पर क्या करा जा रहा था, उस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करी जा रही थी और कहा जा रहा था कि हम लोगों को अपने कॉन्टिनेंट को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाना है। किसकी वजह से एडवांस बनाना है, ड्यू टू मशीनरी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट बताया गया, टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो थी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए। स्मॉल वर्कशॉप्स जो लगाते थे वो भी अब कहीं ना कहीं उनकी बंद हो चुकी थी। क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उनकी बंद हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। और जब आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता, जब ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो इससे क्या होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ पर मतलब जॉब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर अगर हो कि वो भी टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ को ही वहाँ पर मतलब चांस मिलेगा टू शो दियर टैलेंट वगैरह वगैरह, है ना। देन इकोनॉमिक हार्डशिप के कुछ कारण थे, कुछ रीजंस थे। सबसे पहला कारण मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, बढ़ गई थी पॉपुलेशन। माइग्रेशन हो रही थी फ्रॉम रूरल टू अर्बन, माइग्रेशन हो रही थी लोगों की, वो गाँव को छोड़ के सिटीज़ की तरफ मूव हो रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी थी,
अब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो उससे एक और चीज़ बढ़ेगी जो कि जिसको मदर ऑफ ऑल द इल्स कहा जाता है, दैट इज़ पॉवर्टी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। गरीबी बढ़ेगी मतलब उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने जब अपने विलेजेस छोड़ दिए, विलेजेस के खेत खेत छोड़ दिए, तो वहाँ पर आप लोग को पता है खेत हैं तो क्या होंगी, क्रॉप्स होंगी। और जब उनको क्रॉप्स को कोई देखेगा नहीं, उनका कोई भी मतलब टाइम पर हार्वेस्टिंग नहीं होगी, थ्रेशिंग विनोइंग कुछ भी नहीं होगा, तो क्रॉप तो फेल हो जाएगी। उसी बेसिस पर अब पॉवर्टी बढ़ रही थी, क्रॉप फेलियर हो चुका था, फूड प्राइसेस जो थे वो बढ़ रहे थे। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि लोग काम की तलाश में सिटीज़ में आए और उन्होंने अपनी क्रॉप्स को छोड़ दिया। ठीक है। अब यूरोपियन लोग, पॉपुलेशन जो थी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि रिपब्लिक गवर्नमेंट इन यूरोप की फॉर्मेशन हुई। उसने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसमें ये बताया गया कि अब क्या होगा। अब मतलब कुछ राइट्स जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करे जाएंगे। लाइक जैसे जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, उन्होंने बोला सबसे पहले कि ये जो नेशनल असेंबली है वो क्या करेगी, प्रोक्लेम करेगी कि हम, अभी तो वो बताएगी पहले कि हम लोग क्या है, रिपब्लिक हो चुके हैं, मतलब वी आर इंडिपेंडेंट नाउ। वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कब वो इंडिपेंडेंट हुए थे, 1832 में, जब उन्होंने ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल को सिग्नेचर किया था, साइन किया था। उन्होंने कुछ राइट्स जो थे वो प्रोवाइड कर दिए लोगों को। उन्होंने सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स प्रोवाइड कर दिया। मतलब सफरेज का मतलब क्या था, राइट टू वोट। अब राइट टू वोट जो था वो प्रोवाइड कर दिया किसको, सभी अडल्ट मेल्स को। लिसन, ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ किसको प्रोवाइड किया गया था ये, सफरेज टू ऑल, मतलब अडल्ट मेल्स जो हैं, जो भी आदमी हैं सोसाइटी में जिनकी एज अबव 21 है, उन लोगों को ये राइट जो था वो प्रोवाइड हो रहा था। साथ ही साथ कुछ राइट्स और प्रोवाइड किए गए, लाइक राइट टू वर्क, कि अब आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करी गई कि नेशनल वर्कशॉप्स जो हैं वो क्या करेंगी, नेशनल असेंबली की तरह कुछ वर्कशॉप्स लगाई जाएंगी। मतलब अगर हम लोग इन शॉर्ट अगर अपनी जनरल अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली बोलें, कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी वर्कशॉप्स लगाई जाएंगी जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी। जैसे हम लोग कोई भी क्या खोल लेते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी ऐसा मतलब इंस्टीट्यूशन ओपन कर लेते जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पे भी वो जैसे एमजी नरेगा से रिलेटेड है, वो भी कहीं ना कहीं इसी का ही एक पार्ट मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि 1845 के बाद, 1845 का जो पहले टाइम पीरियड था उसमें बताया गया कि जो वेबर्स थे ना, सलीसिया में, तो उन्होंने रिवोल्ट करी थी कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। ये वो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो उनको क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और साथ ही साथ उनको ऑर्डर्स प्रोवाइड करते थे। ये हम कब की बात कर रहे हैं, 1845 से पहले की बात कर रहे हैं, या 1845 से पहले का जो टाइम पीरियड था, वहाँ पर सलीसिया एक कंट्री, सिटी, किसी का भी नाम लेके चलो आप लोग, एक प्लेस का नाम है। वहाँ पर वेबर्स जो थे, उन वेबर्स ने रिवोल्ट करी थी किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। और ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, उनको सप्लाईज देते थे, मतलब उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे और उनको ऑर्डर्स देते थे कि आप लोगों को क्या करना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है और उस प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को रॉ मटेरियल हम लोग ही प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये रिवॉल्ट क्यों करी गई, ये रिवॉल्ट करी गई उनको, वेबर्स को पेमेंट जो थी वो बहुत ही कम दी जाती थी, या फिर बहुत ही कम कर दी उन्होंने, अचानक से बहुत कम कर दी उनकी पेमेंट्स जो थी, मतलब उनको जो भी सैलरी या कुछ भी प्रोवाइड करा जाता था। उस टाइम के एक जर्नलिस्ट थे, विलियम वोल्फ, उन्होंने डिस्क्राइब किया सेलिसियन विलेज जो था, उस विलेज की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बताई यहाँ पे। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वहाँ पर 18,000 इनहेबिटेंट्स थे, मतलब वो उस विलेज में 18,000 से भी ज़्यादा लोग जो थे वो कॉटन की वेविंग करते थे, और ऑक्यूपेशन ज़्यादा थी। दैट मीन्स कि बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पर अवेलेबल थे। उनके दुख का कारण भी कहीं ना कहीं यही था। और वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। क्यों दुखी थे वो लोग, क्योंकि
उनके पास जॉब नहीं थी। जिसका फ़ायदा कौन ले रहे थे? जिसका फ़ायदा ले रहे थे जी कॉन्ट्रैक्टर्स। और फ़ायदा क्यों ले रहे थे वो? क्योंकि वो हर किसी को जॉब प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे उनको प्राइसेस कम भी प्रोवाइड करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को बहुत ही कम मिलती थी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखी जून 4 2 बजे का जो टाइम पीरियड उन्होंने बताया हुआ यहाँ पे कि एक लार्ज क्राउड जो था वो देखने को मिला। और ये लार्ज क्राउड जो था वो कौन लोग थे? सारे वो सारे के सारे वेवर्स थे, जो कि अपने अपने घरों से बाहर आके एक मार्च निकालते हैं, मतलब एक रैली टाइप निकालते हैं, जो कि मेंशन की तरफ जा रही थी। कॉन्ट्रैक्टर मेंशन मतलब कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ जा रही थी, जिसमें वो डिमांड किसके लिए कर रहे थे? डिमांडिंग दियर हायर वेजेस, मतलब वो अपनी वेजेस को हाई करने की बात कर रहे थे। उनकी डिमांड ही यही थी कि हमारी वेजेस को इंक्रीज़ कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो ग्रुप था उनसे फोर्सफुली कहा गया कि आप अपने अपने घर के अंदर चले जाइए। आप लोगों के विंडोज़, पेन्स, फर्नीचर, प्रोसिलिन, जो भी सारी चीज़ें जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी। स्टोर हाउस जो हैं वो सारी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वेवर्स को डराया धमकाया गया, जिसके बेसिस पर देखा गया कि 24 आवर्स के बाद जब वो लोग रिटर्न हो गए या फिर रिटर्न नहीं हो रहे थे तो आर्मी के थ्रू उनको दोबारा से मतलब घर के अंदर भेज दिया गया। और कहा गया कि 11 वेवर्स जो थे उनको शूट भी करवा दिया गया। और यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि ये आप लोगों को मैंने तब भी बताया था जब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे लुइस 16 का चैप्टर ब्लडी संडे के बारे में, आप लोगों को याद होगा। तो ब्लडी संडे के टाइम पर भी यही सब हुआ था कि जब भी कोई अरिस्टोक्रेसी या फिर कोई ऐसी क्रूर गवर्नेंस होती है, जब वो लोगों की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकती, वो अपनी पार का रोप दिखाकर लोगों को सप्रेस कर देते। और सेम केस यहाँ पे था, सिलिसियन वेवर्स जो थे उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोबारा मिलेंगे हम लोग किसी और लेक्चर के साथ। सो बाय।